जरा सोचिए, बेमौसम बारिश की कुछ बूंदें जो शायद शहर में बैठे किसी इंसान के लिए सिर्फ एक बहुत सुहावना मौसम हो। हाँ, मतलब लोग बालकनी में चाय पी रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन वही बूंदें कैसे एक ही झटके में पंजाब के 1.3 लाख एकड़ खेतों को एक गहरे प्रशासनिक और आर्थिक संकट में बदल सकती है। ये बहुत ही भयानक स्थिति है जमीन पर। वही तो। आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम एक बहुत ही जरूरी लेख के तथ्यों को खंगालेंगे। इस लेख का नाम है व्हीट वोज अलाइन परचेज रूल्स विद रियलिटीज ऑफ वेदर। हाँ, जो कि बहुत ही प्रासंगिक है आज के समय में। एकदम। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे पंजाब में तेजी से बदलता मौसम और हमारी दशकों पुरानी बेहद कठोर सरकारी खरीद नीतियां आज एक दूसरे से सीधे टकरा रही हैं। और इसका असर मतलब सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है। सही कहा, यह हमारी पूरी खाद्य सुरक्षा प्रणाली की जड़ों को हिला रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ कागजी नियमों का नहीं है यार। बिल्कुल नहीं। ये जमीनी हकीकत और व्यवस्था की विफलता का एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। इस पूरी चर्चा को एक सही परिप्रेक्ष्य में रखना बहुत जरूरी है। अक्सर हम नीतियों के सिर्फ आंकड़ों के नजरिए से देखते हैं। हाँ, कि इतने टन अनाज खराब हो गया। ठीक कहा। लेकिन ज्ञान का असली अर्थ उन आंकड़ों के पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझना है। नीतियां क्यों नाकाम हो रही हैं, मौसम का एक सामान्य बदलाव कैसी रातों रात एक भयंकर प्रशासनिक गतिरोध बन जाता है। मतलब एक छोटी सी बारिश और पूरा सिस्टम ठप। वही बात है। जब तक हम इस पूरी व्यवस्था के काम करने के तरीके यानी इसके मैकेनिज्म का विश्लेषण नहीं करते, तब तक समस्या की असली जड़ तक पहुंचना नामुमकिन है। तो जमीन पर असल में क्या हो रहा है, पहले उसकी बात करते हैं। स्रोत के जो आंकड़े हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। हाँ, बहुत डराने वाले हैं। पंजाब में हाल ही में आई बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने लगभग 1.3 लाख एकड़ गेहूं की फसल को मतलब पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। फसल खेत में बिछ गई है पूरी तरह से। बाप रे। और लेख में 2 सबसे बड़े भौतिक बदलावों का जिक्र है। पहला, फसल में मॉइस्चर यानी नमी का 15% तक बढ़ जाना। 15% बहुत ज्यादा होता है अनाज के लिए, है ना। और दूसरा, गेहूं के दाने की चमक यानी उसका लस्टर चला जाना। इसके कारण उत्पादन में भी प्रति एकड़ 4 से 5 क्विंटल की भारी गिरावट का अनुमान है, जो कि किसान के लिए सीधा सीधा आर्थिक नुकसान है। बिल्कुल। अब देखिए, एक आम नागरिक के नजरिए से दाने की चमक जाना या थोड़ा गीला होना कोई बड़ी बात नहीं लगती। हम तो शायद उसे धोकर इस्तेमाल कर ले। हाँ, घर में तो चल जाता है। लेकिन सरकारी खरीद के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। मैं इसे ऐसे सोच रही थी जैसे आपने महीनों मेहनत करके एक शानदार पेंटिंग बनाई। अच्छा, दिलचस्प उदाहरण है। और एग्जीबिशन से ठीक पहले उस पर पानी गिर जाए। कैनवस वही है, पेंट भी वही है, लेकिन उसकी चमक चली गई है। क्या इस चमक के जाने से फसल के बिकने पर सीधा असर पड़ता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सरकारी खरीद पूरी तरह से FAQ यानी फेयर एवरेज क्वालिटी मानकों पर काम करती है। फेयर एवरेज क्वालिटी, ठीक है। हाँ। और ये सिर्फ एक मनमाना नियम नहीं है जो किसी ने बस ऐसे ही लिख दिया हो। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान और लॉजिस्टिक्स का गणित है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब FCI लाखों टन अनाज खरीदता है तो उसे उस अनाज को सालों तक बड़े बड़े साइलो या गोदामों में सुरक्षित रखना होता है। हाँ, हमारे बफर स्टॉक के लिए। बिल्कुल। 15% नमी का सीधा सा मतलब है कि दाने के अंदर पानी की मात्रा तय सीमा से अधिक है। अब अगर इस नमी वाले अनाज को गोदाम में रखा जाए तो क्या वो खराब होने लगेगा? बहुत तेजी से। वो वहां गर्मी पैदा करेगा। उस गर्मी और नमी के कॉम्बिनेशन से पूरे स्टॉक में बहुत तेजी से फफूंद मतलब फंगस लग सकती है। बाप रे। मतलब एक खराब बोरी पूरे गोदाम को सड़ा सकती है। एकदम सही। एक खराब बैच पूरे गोदाम के अनाज को सड़ा सकता है। और जहां तक चमक जाने की बात है, यह सिर्फ बाहरी सुंदरता का पैमाना नहीं है। तो चमक जाने का असली मतलब क्या है? चमक का जाना इस बात का सूचक है कि बारिश के कारण दाने के अंदर एंजाइमेटिक बदलाव शुरू हो गए हैं। एंजाइमेटिक बदलाव? हाँ, मतलब वो दाना अंदर से बदल रहा है। हाँ। आसान भाषा में कहें तो अंकुरण की प्रक्रिया ट्रिगर हो गई है। बीज को लग रहा है कि उसे मिट्टी और पानी मिल गया है और उसे उगना है। ओह, अब समझी। और जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होती है, दाने का पोषण और उसकी शेल्फ लाइफ यानी उसकी उम्र दोनों कम हो जाते हैं। ये तो बहुत ही यांत्रिक और कठोर व्यवस्था लगती है। हाँ। मतलब इसे समझने के लिए मैं एक वेंडिंग मशीन या ATM का उदाहरण लेती हूँ। हाँ, बताइए।
अगर हम एटीएम में एक ऐसा नोट डालते हैं जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है या जिस पर हल्का सा रंग लगा है, तो मशीन उसे तुरंत बाहर फेंक देती है। एकदम खटाक से। हाँ, मशीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार में उस नोट की कीमत पूरी है, कोई दुकानदार उसे खुशी खुशी ले लेगा। बिल्कुल। लेकिन मशीन के सेंसर्स सिर्फ एक कठोर बाइनरी नियम पर काम करते हैं, या तो नोट एकदम परफेक्ट है या वो रिजेक्टेड है। FAQ मानक भी कुछ इसी तरह काम कर रहे हैं ना। ये तुलना काफी सटीक है। फसल खाने लायक है, लेकिन मानक उसे पूरी तरह खारिज कर देते हैं। और यहीं से ये एक प्राकृतिक आपदा से आगे बढ़कर एक प्रशासनिक संकट बन जाता है। सही कहा। जब वो फसल FAQ मानकों के उस ATM सेंसर से रिजेक्ट हो जाती है, तो किसान के लिए समस्या सिर्फ खराब मौसम की नहीं रह जाती। हाँ, अब उसे सिस्टम से लड़ना है। बिल्कुल। अब उसे एक ऐसे सिस्टम से लड़ना पड़ता है जो आपातकाल में लचीला रुख अपनाने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। लेकिन यार, यहाँ एक पेच है। मैंने स्रोत सामग्री में एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास देखा। राजस्थान को देखिए। हाँ, राजस्थान का केस बहुत अलग रहा है। मौसम की मार वहां भी पड़ी है, लेकिन उन्हें खरीद के मानकों में पहले छूट मिल चुकी है, रिलैक्सेशन मिल गया है उन्हें। हाँ, ये बात लेख में साफ साफ बताई गई है। जबकि पंजाब अभी भी केंद्र सरकार की निरीक्षण टीमों का इंतजार कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर मौसम की मार एक अंधा प्राकृतिक प्रकोप है, तो अलग अलग राज्यों के लिए प्रतिक्रिया में ये देरी क्यों? ये देरी वाकई बहुत हताश करने वाली है ना? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सिस्टम जानबूझकर पंजाब के किसानों को एक ऐसी चीज के लिए सजा दे रहा है जिस पर उनका कोई नियंत्रण ही नहीं है। देखिए, सजा जानबूझकर नहीं दी जा रही है, बल्कि ये हमारे प्रशासनिक ढांचे के काम करने के तरीके की एक बहुत बड़ी खामी है। तो फर्क क्या है राजस्थान और पंजाब में? राजस्थान में फसल की कटाई का चक्र पंजाब से थोड़ा पहले शुरू होता है। अच्छा, हार्वेस्ट साइकिल। हाँ, इसलिए वहां समस्या पहले सामने आई और प्रक्रिया पहले शुरू हो गई। लेकिन असली मुद्दा यह है कि केंद्र की प्रतिक्रिया इतनी धीमी क्यों है। वही तो, इतना समय क्यों लग रहा है? ये पूरा सिस्टम 1970 के दशक की हरित क्रांति के दौर में बनाया गया था। उस समय नीतियां पूरी तरह से केंद्रीकृत होती थी। मतलब सब कुछ दिल्ली से कंट्रोल होता था? एकदम सही। आज भी छूट देने का अधिकार स्थानीय अधिकारियों के पास नहीं है। बाप रे, तो प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया बहुत लंबी है। दिल्ली से एक केंद्रीय टीम का गठन होता है। वे भौतिक रूप से पंजाब के अलग अलग जिलों में जाते हैं। मतलब उन्हें खुद सफर करके जाना पड़ता है खेतों तक? हाँ, और फिर वे बोरियों से अनाज का सैंपल निकालते हैं, उसे वापस केंद्रीय लैब में भेजा जाता है। वहां उसकी जांच होती है, रिपोर्ट बनती है। और इसमें हफ्तों लग जाते होंगे? बिल्कुल। वो रिपोर्ट कई मंत्रालयों से गुजरकर तब जाकर एक आधिकारिक आदेश का रूप लेती है। इस पूरी मैनुअल और लंबी प्रक्रिया में हफ्तों लग जाते हैं। और इन्हीं हफ्तों की देरी के बीच जन्म होता है डिस्ट्रेस सेल का। सबसे दुखद हिस्सा यही है। मतलब जब तक दिल्ली के कमरों में फाइलें एक मेज से दूसरी मेज पर घूम रही होती हैं, तब तक मंडी में बैठा किसान पूरी तरह टूट चुका होता है। उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। सोचिए, किसान अपनी ट्रॉली लेकर मंडी में खड़ा है। उसके पास फसल को वापस गांव ले जाने का ना तो पैसा है और ना ही जगह। और उससे अगली फसल भी तो लगानी है। वही तो, उसे अगली फसल के लिए खाद और बीज का इंतजाम करना है। तो वो क्या करता है? वो औने पौने दाम में बेच देता है। हाँ, वो मंडी के बाहर खड़े निजी व्यापारियों को अपनी फसल MSP से बहुत कम दाम पर बेच देता है। ये कोई मजबूरी में लिया गया फैसला नहीं है, ये एक सिस्टम द्वारा थोपा गया शोषण है। इस शोषण के तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रेस सेल सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं है, ये पूरी क्रेडिट चेन को तोड़ देता है। क्रेडिट चेन मतलब उधार का जो चक्र है। हाँ, पंजाब की किसान की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक अनौपचारिक कर्ज पर चलती है। और यहीं से इस पूरी कहानी में आड़तिये या कमीशन एजेंटों की भूमिका सामने आती है। आढ़तिये, हाँ, शोध सामग्री में आढ़तियों की हड़ताल का जिक्र था। बिल्कुल। और वो सिर्फ एक सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं था। तो मतलब इस सब का आखिर क्या मतलब है? लेख में एक लाइन में आढ़तियों की हड़ताल और राज्य सरकार के आश्वासन की बात कही गई है, लेकिन ये हड़ताल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो आड़तिये सिर्फ बिचौलिए नहीं हैं। पंजाब के कृषि ढांचे में वे एक अनौपचारिक बैंक की तरह काम करते हैं। अच्छा, मतलब वो किसानों को लोन देते हैं? हाँ, वे बुआई के समय किसानों को नकद पैसा एडवांस में देते हैं। जब फसल कटकर मंडी आती है तो आड़तिये ही उसकी सफाई, भराई, तुलाई और लोडिंग का पूरा लॉजिस्टिक्स संभालते हैं। ये तो बहुत सारा काम है। बिल्कुल। इसके बदले उन्हें सरकार से अपना कमीशन मिलता है और किसान से अपना उधार वापस मिलता है। तो अगर MSP पर खरीद नहीं हुई तो पूरी साइकिल ही टूट जाएगी।
एकदम सही पकड़े आप। अगर किसान की फसल एमएसपी पे रिजेक्ट हो जाती है और डिस्ट्रेस सेल होती है, तो किसान के पास इतना पैसा ही नहीं आता कि वो आड़तिये का कर्ज चुका सके। बाप रे। और आड़तिये का खुद का क्या होता है? दूसरी ओर क्योंकि सरकारी खरीद नहीं हो रही, इसलिए आड़तिये का अपना कमीशन भी रुक जाता है। दोनों तरफ से मार पड़ती है। इसीलिए उन्होंने हड़ताल की। हाँ, जब आड़तिये हड़ताल करते हैं तो मंडी का पूरा ऑपरेशन ठप हो जाता है। एक दाना भी मंडी से बाहर नहीं जा सकता। यार, ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है। ये तो एक एक चेन रिएक्शन है। बिल्कुल, डोमिनो इफेक्ट की तरह। अगर किसान एमएसपी से चूकता है तो आड़तिये डूबते हैं, आड़तिये डूबते हैं तो मंडियों का तंत्र चरमरा जाता है। और अगर ये सब होता है तो पंजाब जैसे राज्य की पूरी सामाजिक और आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ बाबू दिल्ली में बैठकर सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। दुखद है, लेकिन सच यही है। अगर हम इसको और गहराई से समझें तो ये एक चेतावनी है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसम बारिश अब एक अपवाद नहीं है। हाँ, ये अब न्यू नॉर्मल हो गया है। हर साल ही ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। बिल्कुल, ये एक नया सामान्य नियम बन गई है। आप एक पुरानी कठोर और केंद्रीकृत व्यवस्था के साथ इस नए अप्रत्याशित मौसम का सामना नहीं कर सकते। इसी वजह से स्रोत सामग्री में सिर्फ फौरी राहत की नहीं, बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की मांग की गई है। मतलब पूरे मूलभूत ढांचे में सुधार की बात है। हाँ, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब देखिए, यहाँ मुद्दा वाकई दिलचस्प हो जाता है। लेख में स्पष्ट रूप से एक नियम सबके लिए या वन साइज फिट्स ऑल नीति को खत्म करने की वकालत की गई है, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इसके बजाय एक रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क का सुझाव दिया गया है, यानी एक ऐसा ढांचा जो जमीनी हकीकत के हिसाब से तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। और इसमें सबसे बड़ा सुझाव है अलग अलग गुणवत्ता वाले अनाज के लिए ग्रेडेड प्राइसिंग लागू करना। ग्रेडेड प्राइसिंग का सिद्धांत बहुत ही तार्किक है। वो कैसे काम करेगा? देखिए, अगर फसल में 15% नमी है या चमक कम है, लेकिन वो अभी भी इंसानों या जानवरों के खाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, मतलब उसमें कोई जहर थोड़ी बन गया है। बिल्कुल, तो उसे पूरी तरह से खारिज करने के बजाय उसकी गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग ग्रेड्स में बांटा जा सकता है, जैसे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। अच्छा, और फिर उनके दाम भी अलग होंगे? हाँ, हर ग्रेड के लिए एक अलग दाम तय हो सकता है। यह दाम शायद पूरे एमएसपी जितना ना हो, लेकिन यह डिस्ट्रेस सेल में मिलने वाले कौड़ियों के दाम से कहीं अधिक होगा। और पारदर्शी भी होगा। एकदम सही। लेकिन रुकिए, इस तर्क में मुझे एक बहुत बड़ी खामी नजर आ रही है। अच्छा? क्या? कागज पर तो ग्रेडेड प्राइसिंग बहुत अच्छा और न्यायसंगत लगता है, पर क्या जमीन पर ये किसानों के शोषण का एक नया हथियार नहीं बन जाएगा? आप किस तरह के शोषण की बात कर रही हैं? मतलब अगर गुणवत्ता तय करने का अधिकार खरीद एजेंसियों के अधिकारियों के पास ही है, तो क्या वे जानबूझकर अच्छी फसल को भी ग्रेड बी या ग्रेड सी बताकर कम दाम देने की कोशिश नहीं करेंगे? भ्रष्टाचार का डर? बिल्कुल। किसान तो वैसे भी मंडी में कमजोर स्थिति में होता है। ये नया नियम तो भ्रष्टाचार के लिए एक नया दरवाजा खोल देगा, है ना? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। किसी भी नई नीति का सबसे कमजोर पहलू उसका क्रियान्वयन ही होता है। लेकिन इसे एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बड़े सुपरमार्केट में जाता है। हाँ, गई हूं मैं। वहां फलों के सेक्शन में कुछ सेब बिल्कुल गोल, चमकदार और बेदाग रखे होते हैं, जिनकी कीमत सबसे ज्यादा होती है, प्रीमियम क्वालिटी। बिल्कुल। लेकिन उसी के बगल में कुछ ऐसे सेब भी होते हैं जिन पर शायद कोई छोटा सा दाग हो या जिनका आकार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो। हाँ, वो भी होते हैं। सुपरमार्केट वाले उन थोड़े कम आकर्षक सेबों को कचरे में नहीं फेंकते। नहीं, वो उन्हें अलग टोकरी में रख देते हैं। सही कहा। वे उन्हें स्पष्ट रूप से इम्परफेक्ट प्रोड्यूस का पारदर्शी टैग देकर एक तय और घोषित कम कीमत पर बेचते हैं। हाँ, और जो ग्राहक कम दाम में अच्छा फल चाहते हैं वो उन्हें खरीद लेते हैं, क्योंकि अंदर से वे फल बिल्कुल सही होते हैं, सिर्फ दिखने में थोड़े अजीब होते हैं। ठीक यही तंत्र ग्रेडेड प्राइसिंग में काम करता है। आज की तारीख में क्या हो रहा है? डिस्ट्रेस सेल हो रही है। हाँ, जब फसल रिजेक्ट होती है तो व्यापारी उसी फसल को डिस्ट्रेस सेल में आधे दाम पे खरीदता है और फिर उसी अनाज को किसी ना किसी तरह से सिस्टम में खपाकर भारी मुनाफा कमाता है। बाप रे, मतलब मुनाफा सारा बिचौलिया ले गया। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक अपारदर्शी और शोषक व्यवस्था है। ग्रेडेड प्राइसिंग इस अपारदर्शिता को खत्म करती है। लेकिन वो जो मेरी चिंता थी कि अधिकारी ग्रेडिंग में बेईमानी करेंगे, उसका क्या?
उसके लिए हमें ग्रेडिंग का काम इंसान के भरोसे नहीं छोड़ना है। अगर ग्रेडिंग का काम मशीन आधारित आधुनिक तकनीक से हो, न कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अंदाजे से, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। मतलब मशीन तय करेगी कि नमी 15% है या 16%? बिल्कुल। ये प्रणाली डिस्ट्रेस सेल के उस ब्लैक मार्केट को खत्म करके हर स्तर की फसल के लिए एक न्यूनतम कानूनी सुरक्षा जाल तैयार करती है। ये तो वाकई बहुत क्रांतिकारी कदम हो सकता है। इससे न सिर्फ किसान को बेहतर दाम मिलेगा, बल्कि खाद्य सामग्री की भारी बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। यानी वर्तमान व्यवस्था जो सब कुछ बाइनरी में देखती है, या तो पूर्ण स्वीकार या पूर्ण तिरस्कार, उसे बदलकर एक स्पेक्ट्रम में लाना होगा। हाँ, ग्रे शेड्स को अपनाना होगा। और इसके लिए हमें 1970 के दशक की मानसिकता से बाहर आना होगा, जहां हर फैसले के लिए दिल्ली की तरफ देखा जाता था। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्थानीय अधिकारियों को, राज्य स्तर की मंडियों को ये अधिकार देना होगा कि वे मौसम के रियल टाइम डेटा के आधार पर तुरंत फैसले ले सकें। ये तकनीकी और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब मौसम हाइपर लोकल हो गया है, तो नीतियां केंद्रीकृत कैसे रह सकती हैं? बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के सारे धागों को एक साथ जोड़ें, तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। हाँ, कंक्लूजन बहुत स्पष्ट है। बेमौसम बरसात अब कोई ऐसी घटना नहीं है जो 100 साल में एक बार होती हो। ये भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का एक स्थायी सत्य बन चुका है। इससे भाग नहीं सकते हम। 1.3 लाख एकड़ फसल का खराब होना, आढ़तियों का हड़ताल पर जाना और मंडियों में डिस्ट्रेस सेल का माहौल, ये सब सिर्फ एक खराब मौसम का नतीजा नहीं है। ये हमारी नीतियों का फेलियर है। एकदम सही। ये एक ऐसी व्यवस्था का नतीजा है जो समय के साथ खुद को ढालने में विफल रही है। सरकारी खरीद नियमों का मौसम की जमीनी हकीकत के साथ मेल खाना अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। नहीं, ये अब एक मजबूरी है। बल्कि ये हमारे खाद्य सिस्टम को बचाए रखने की इकलौती शर्त है। व्यवस्था को ये स्वीकार करना ही होगा कि प्रकृति के नियमों को फाइलों के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता। प्रकृति किसी बाबू के आदेश का इंतजार नहीं करती। बहुत गहरी बात कही आपने। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा हो रहा है। कैसा सवाल? हमने ग्रेडेड प्राइसिंग और रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क की बहुत वकालत की, पर जरा सोचिए, अगर भारत सरकार वाकई में इस ग्रेडेड प्राइसिंग मॉडल को अपना लेती है और अलग अलग गुणवत्ता या ग्रेड बी वाले अनाज को बड़े पैमाने पर आधिकारिक तौर पर स्वीकार करना शुरू कर देती है। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा हो गया। मैं इसका भारत के राष्ट्रीय खाद्य भंडार यानी हमारे नेशनल फूड रिजर्व की समग्र गुणवत्ता और उसकी शेल्फ लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? ये तो एक बहुत बड़ा पहलू है ना? हमारा बफर स्टॉक देश को किसी भी बड़े आपातकाल में जिंदा रखने की गारंटी है। अगर हम इसमें कम शेल्फ लाइफ वाला अनाज भरना शुरू कर दें, तो क्या हम आज के किसानों को बचाने की कोशिश में कल के भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को दांव पर तो नहीं लगा रहे? ये वाकई सोचने वाली बात है। हर नीति के अपने रिस्क होते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। श्रोता खुद इस बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हर समाधान अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आता है। आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।